इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। और ऐसा ही एक नाम है चंगेज खान। प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला एक ऐसा साम्राज्य जिसका आकार मानव इतिहास में किसी भी अन्य शासक से कहीं ज्यादा बड़ा था। अक्सर हम उन्हें सिर्फ एक क्रूर बर्बर हमलावर मान लेते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस बनी बनाई छवि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए इस किंवदंती के पीछे छिपे असली इंसान और उस मास्टरमाइंड रणनीतिकार को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम एक एक करके इन परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि चंगेज खान असल में क्या थे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है विजय की वास्तुकला। सबसे पहले उस खौफनाक दौर की बात करते हैं जिसने चंगेज खान की इस डरावनी छवि को जन्म दिया। उनकी सैन्य अभियानों ने दुनिया का नक्शा लिटरली बदलकर रख दिया था। 4 करोड़। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ऐतिहासिक अनुमान कहते हैं कि उनके अभियानों में इतने ही लोगों की जान गई थी, और इसी तबाही के दम पर उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर के उस विशाल भूभाग पर कब्जा किया था। मतलब तबाही का स्केल इतना बड़ा था कि कुछ इतिहासकारों का तो यहां तक मानना है कि उस दौरान धरती का कार्बन उत्सर्जन तक कम हो गया था। सफलता का ऐसा क्रूर पैमाना इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। मैं ईश्वर का दंड हूं। बुखारा की मस्जिद से दिया गया ये संदेश कोई आम धमकी नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बहुत ही सटीक उदाहरण था। चंगेज खान अच्छी तरह जानते थे कि खौफ सबसे बड़ा हथियार है। जब ख्वारिज्म साम्राज्य के ओतरार शहर के गवर्नर ने मंगोल व्यापारियों को मारा, तो चंगेज खान ने पूरे शहर को राख कर दिया। सोचिए, उन्होंने उस गवर्नर की आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी डलवा दी थी। और उनके अभियानों के दौरान हुए सामूहिक अत्याचारों का ही नतीजा है कि आज मध्य एशिया की एक बहुत बड़ी आबादी उनके जेनेटिक्स को कैरी करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ खौफ और क्रूरता के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। चंगेज खान ने उस समय के पारंपरिक भाई भतीजावाद को जड़ से उखाड़ फेंका था। उनकी सेना में ये मायने नहीं रखता था कि आप किस खानदान से हैं, बल्कि ये मायने रखता था कि आप कितने काबिल हैं। इसका सबसे शानदार किस्सा है जेबे का। एक युद्ध में जेबे नाम के एक दुश्मन तीरंदाज ने चंगेज खान के घोड़े को ही तीर मार दिया था। पकड़े जाने पर जब जेबे ने निडर होकर अपना गुनाह कबूला, तो खान ने उसे मौत के घाट उतारने के बजाय अपनी सेना का शीर्ष जनरल बना दिया। इसी मेरिटोक्रेसी ने उन्हें एक अजेय और बेहद वफादार सेना दी। और उनकी रणनीति, वो तो कमाल की थी। इसे धीमा धीमा तेज तेज की रणनीति कह सकते हैं। सबसे पहले गहरी रिसर्च, जैसे हमले से पहले रेगिस्तानी गाइड को पकड़ना ताकि पानी के ठिकानों का पता चल सके। फिर हार का नाटक करना, जानबूझकर पीछे हटना ताकि दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलती कर दे। उसके बाद तेज छापामार हमले, और एकदम अंत में आखिरी वार, जब चंगेज खान खुद अपनी फ्रेश सेना के साथ प्रकट होकर दुश्मन को पूरी तरह कुचल देते थे। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो नदी जो कभी पार नहीं की। ये उनके अभियानों का एक ऐसा हैरान करने वाला मोड़ है जहां ये बेकाबू तूफान अचानक से शांत हो गया। कहानी कुछ यूं है कि ख्वारिज़्म साम्राज्य के पतन के बाद वहां का राजकुमार जलालुद्दीन भागता हुआ सिंधु नदी तक आ पहुंचा। साल था 1221। मंगोल सेना ने लगातार उसका पीछा किया और उसे सिंधु नदी के तट पर घेर लिया। जान बचाने के लिए जलालुद्दीन नदी में कूद गया और भारत की ओर भाग निकला। अब स्थिति ये थी कि चंगेज खान की खूंखार सेना एकदम भारत के दरवाजे पर, यानी दिल्ली सल्तनत की दहलीज पर खड़ी थी। अगर उस दिन वो नदी पार कर लेते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन वो रुक गए। क्यों? क्योंकि चंगेज खान एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान थे। सबसे पहली बात, भारत की चिपचिपी और उमस भरी गर्मी मंगोल सैनिकों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। दूसरा, चंगेज खान की उम्र अब 60 साल हो चुकी थी। तीसरा, पीछे उनके इतने विशाल साम्राज्य में बगावतें सुलगने लगी थीं, जिन्हें दबाना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बहुत ही कूटनीति से जलालुद्दीन को सीधे शरण देने से मना कर दिया, जिससे चंगेज खान को हमले का कोई बहाना नहीं मिला। ये एक विशुद्ध कैलकुलेटेड फैसला था। तीसरा पहलू है आकाश देवता का अनुयायी। अक्सर हम चंगेज खान की धार्मिक मान्यताओं को लेकर काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो आइए इस भ्रांति को दूर करते हैं। अक्सर लोग उनके नाम में खान सुनकर मान लेते हैं कि वो मुसलमान थे, लेकिन असल में खान कोई धार्मिक शब्द है ही नहीं। इसका मतलब बस शासक या नेता होता है। चंगेज खान जिस धर्म को मानते थे उसे टेंग्रिज्म कहते हैं। यह मंगोलों का एक पुराना पारंपरिक धर्म था। इसमें वो टेंगरी यानी आकाश देवता, प्रकृति और अपने पूर्वजों की आत्माओं की पूजा करते थे। उनका तो ये पक्का विश्वास था कि उनकी हर विजय उसी आकाश देवता की इच्छा का परिणाम है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। युद्ध के मैदान में जो इंसान इतना निर्दयी था,
उसने अपने पूरे साम्राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की नीति लागू कर रखी थी। जी हाँ, मंगोल साम्राज्य में इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी थी। चंगेज़ खान समझदार थे, वो जानते थे कि इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को अगर एकजुट रखना है तो लोगों के धर्म में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। चंगेज़ खान तो ताउम्र अपने धर्म टेंगरिज्म से ही जुड़े रहे, लेकिन उनके बाद कहानी एकदम पलट गई। उनके वंशजों ने, खासकर उनके पोतों ने, धीरे धीरे इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए गोल्डन होर्ड के बरके खान ने इस्लाम कबूल किया और बाद में इल्खानी साम्राज्य के शासकों ने भी यही राह चुनी। इस एक बदलाव ने आगे चलकर मध्य एशिया और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ दिया। हमारा चौथा विषय है सिल्क रोड का अरबपति। चलिए अब थोड़ा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की बात करते हैं। चंगेज़ खान ने संपत्ति की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। आज के अरबपतियों को देखिए, प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े बैंक बैलेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन चंगेज़ खान की वेल्थ का कॉन्सेप्ट एकदम अलग था। उन्होंने अपने लिए कभी कोई आलीशान महल या सोने की तिजोरी नहीं बनवाई। उनकी असली ताकत थी जमीन और व्यापार पर कंट्रोल। 2 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन और सिल्क रोड जैसे दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रोड्स पर उनका कब्जा था। उनकी संपत्ति तिजोरी में बंद नहीं रहती थी, बल्कि साम्राज्य को बढ़ाने के काम आती थी। और इस इतने बड़े व्यापारिक नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने यामी सिस्टम बनाया। इससे आप 13वीं सदी का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे समझ लीजिए। यह घोड़ा डाक चौकियों का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क था, जहां हर कुछ मील पर फ्रेश घोड़े और आराम की व्यवस्था होती थी। इससे न सिर्फ संदेश तेजी से पहुंचते थे, बल्कि सिल्क रोड के व्यापारी भी सुरक्षित महसूस करते थे। और इसी सुरक्षित व्यापार से आने वाला टैक्स उनकी कमाई का मुख्य जरिया था। अगर हम उनकी इस वेल्थ स्ट्रैटेजी को इस चार्ट पर देखें तो 40% हिस्सा सीधे भूमि और संसाधनों के नियंत्रण से आता था, 35% सिल्क रोड के टैक्स से मिलता था, लेकिन सबसे अहम था ये 25% हिस्सा, ये वो माल था जो युद्ध में लूटा जाता था। कमाल की बात यह है कि चंगेज़ खान इसे अपने पास रखने के बजाय सीधे अपने सैनिकों में बांट देते थे, और यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने उनकी सेना को हमेशा खुश और अटूट रूप से वफादार बनाए रखा। और अब आते हैं आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, कब्र का रहस्य। 1227 में चंगेज़ खान का ये विजय रथ आखिरकार रुक गया, लेकिन उनकी मौत अपने पीछे एक ऐसा गहरा सस्पेंस छोड़ गई जो आज भी कायम है। देखिए, चंगेज़ खान कभी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद कोई भी उनकी कब्र तक पहुंचे या कोई स्मारक बनाए। उनकी सख्त हिदायत थी कि उन्हें एक एकदम गुमनाम जगह पर दफनाया जाए, और इस राज को छिपाने के लिए जो उपाय किए गए वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाले थे। दफनाने के बाद उस जमीन पर 1000 घोड़ों को तब तक दौड़ाया गया जब तक कि जमीन पूरी तरह से समतल ना हो गई। और तो और, उनकी इस अंतिम यात्रा में जो भी व्यक्ति शामिल था उसे मौत के घाट उतार दिया गया, ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। आज मंगोलिया इतना विशाल देश है, लेकिन फिर भी कोई उनकी कब्र को ढूंढना नहीं चाहता। इसके पीछे सिर्फ उनका सम्मान ही नहीं है, बल्कि एक खौफ भी है, जिसे लोग खान का श्राप कहते हैं। वहां एक बहुत गहरी मान्यता है कि अगर कभी चंगेज़ खान की असली कब्र मिल गई और उसे खोला गया तो दुनिया का अंत हो जाएगा। और ये डर थोड़ा बहुत इतिहास की एक घटना से भी जुड़ा है। 1941 में जब सोवियत संघ ने तैमूर लंग की कब्र खोली थी, तो उसके ठीक बाद उन पर नाजी जर्मनी ने हमला कर दिया था। अजीब इत्तेफाक है ना? तो इस पूरी यात्रा के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जिसने 13वीं सदी में आधी दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसने कूटनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध के ऐसे नियम बनाए जो आज भी हैरान करते हैं। क्या उसकी कब्र का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहना चाहिए, या फिर इतिहास के सबसे ताकतवर और क्रूर साम्राज्य के इस आखिरी राज को खोजना जरूरी है? इस विचार के साथ